हेलो एवरीवन, क्रैक द कॉम में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपने प्रीवियस क्लास की होगी जिसमें हमने इंडियन म्यूजिक में हिंदुस्तानी स्टाइल और घराना कवर किया था। आज हम कर्नाटक संगीत कवर करेंगे। इससे पहले हम कर्नाटक संगीत कवर करें, हम जो लास्ट क्लास हमने कवर की थी उससे थोड़ा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन कहाँ से हुआ। माना जाता है कि इसे हिंदू ग्रंथों से ओरिजिनेट किया गया है। ब्रह्मा जी ने यह कला विकसित की थी, इसकी रचना की थी। उसके बाद इन्होंने शिव जी को दी, शिव जी से देवी सरस्वती को प्राप्त हुई, देवी सरस्वती ने पास की नारद मुनि को और नारद मुनि ने इस कला का विकास किया। इसके बाद हमने पढ़ा कि भरतनाट्यम नहीं, इसके बाद हमने पढ़ा भरत मुनि ने एक रचना की जिसे बोलते हैं नाट्यशास्त्र, जिसे पंचम वेद भी माना जाता है। और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक देखा, जिसमें दो तरह के दो भाग, एक पहला जिसमें क्लासिकल म्यूजिक, दूसरा फोक म्यूजिक। इसके बीच क्या डिफरेंस है, क्या इनकी डेफिनेशन है, हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखी हो लास्ट क्लास कवर करें। और उसके बाद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हमने दो भाग देखे, जो शुरुआत में एक ही थे, बाद में 12वीं-13वीं शताब्दी के बाद इस्लामिक इन्वेजन के बाद हमें देखने को मिलता है कि उत्तर भारत में जो शैली स्टाइल परफॉर्म किया जाता है उसे बोला जाता है हिंदुस्तानी स्टाइल, और जो कर्नाटक यानी दक्षिण भारत में परफॉर्म किया जाता है उसे कर्नाटक संगीत बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है ये हम कल कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम इस पे बात करेंगे। इससे पहले कि हम कर्नाटक संगीत पे बात करें, हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तानी स्टाइल पे हमने क्या कवर किया था। हिंदुस्तानी स्टाइल में हम मानते हैं कि ये नॉर्थ इंडिया की है, इसमें इंडो पर्शियन एलिमेंट हैं और ये इम्प्रोवाइज की जा सकती है। उसके बाद इसमें घराना परंपरा है और इसमें कुछ नई शैलियाँ आई जो पर्शियन इन्फ्लुएंस से आई। और ठुमरी और टप्पा दो ऐसी शैली हैं जिन्हें अर्धशास्त्रीय माना गया। ठुमरी में हमने बताया था कि गिरजा देवी ठुमरी की रानी है, और टप्पा जगजीत सिंह के, टप्पा सुना होगा आपने, जगजीत सिंह और उनकी वाइफ चित्रा सिंह जो थी, उनके फेमस टप्पे आपने सुने होंगे। पंजाबी संगीत में आज तक भी कई संगीत में टप्पे यूज होते हैं। तो इसके अलावा कई शैली, ख्याल शैली, जिसमें ख्याल शैली का सबसे बड़ा घराना ग्वालियर घराना है, और चतुरंगा, टप्पा, ठुमरी, तराना, होरी, ये पढ़े होंगे आपने लास्ट क्लास में। उसके बाद हमने कुछ घराने कवर किए थे। घराने तीन तरह के थे। पहला म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के घराने, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में दो ही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के घराने हैं। जो सबसे ज़्यादा घराने तबला के हैं, 4 घराने, जिसमें दो सबसे मुख्य हैं। बनारस घराना जो राम सहाय जी ने फाउंड किया था। उसके अलावा दूसरा घराना है वो है पंजाब घराना। ये सबसे इम्पोर्टेंट घराना है क्योंकि इससे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी निकल के आती हैं। पंजाब घराना जो है उसके संस्थापक कौन है? लाला भवानी दास। और इससे आने वाले जो म्यूजिशियन हैं वो मियाँ शौकत अली हैं और मियाँ शौकत हुसैन हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन हैं और अल्लाह रखा खां हैं। अल्लाह रखा खां को अब्बा जी भी बोलते हैं क्योंकि ये उस्ताद जाकिर हुसैन के पिताजी हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और घराना जो सितार पे घराना है, ठीक है, उस घराने को इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि वो एकमात्र घराना है जो किसी आर्टिस्ट के नाम पे है। इमदाद खानी घराना, इमदाद खानी घराना इटावा घराने के नाम से भी जाना जाता है और इसके संस्थापक थे उस्ताद इमदाद खान। इसके बाद हमने डांस के घराने देखे। डांस बेसिकली 3 घराने देखे और तीनों ही कत्थक में परफॉर्म किए जाते हैं। और इसमें सबसे फेमस घराना था लखनऊ घराना। लखनऊ घराना के जो फाउंडर थे वो पंडित ईश्वरी प्रसाद हैं, और इससे आने वाले जो डांसर्स हैं वो हैं पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज और जितने भी तरह के महाराज थे, और कलिका प्रसाद। फिर इससे इम्पोर्टेंट घराना एक और है जो है बनारस घराना, जिसके फाउंडर हैं जानकी प्रसाद। और जानकी प्रसाद और इससे आने वाली जो फेमस
डांसर्स हैं वो अस्थाना सिस्टर्स हैं, जिनको 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। ठीक, इसके अलावा एक जयपुर घराना भी है। जयपुर घराना के संस्थापक भानुजी महाराज थे और इससे आने वाली डांसर विद्या गौरी अटकर है। इसके बाद हमने कुछ संगीत घराने पढ़े थे, जिसमें सबसे फेमस घराना मेवाती घराना है, जिसके संस्थापक उस्ताद गग्गे नज़ीर खान थे। लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पंडित जसराज आते हैं और दुर्गा जसराज आती हैं। इसके अलावा एक घराना जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो किराना घराना है, क्योंकि इससे पंडित भीमसेन जोशी आते हैं और पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। इसके अलावा छन्नूलाल मिश्र और गंगूबाई हंगल भी इसी घराने से आती हैं और इसके संस्थापक जो हैं वो अब्दुल करीम और अब्दुल वाहिद हैं। इसके अलावा एक घराना जो सबसे इम्पोर्टेंट और है वो है सेनिया घराना। सेनिया घराना किससे संबंधित है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मियाँ तानसेन से संबंधित है। मियाँ तानसेन से संबंधित ये घराना और हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी वादक है उनसे संबंधित है। इसके बाद इस घराने में की एक ब्रांच आती है मैहर घराना। मैहर घराना के जो फाउंडर हैं वो हैं अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान के बेटे अली अकबर खान हैं। अली अकबर खान और अलाउद्दीन खान की बेटी जो है अन्नपूर्णा देवी हैं, जिनकी शादी पंडित रविशंकर से हुई थी। पंडित रविशंकर के एक भाई हैं उदय शंकर। उदय शंकर ने इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों डांस को कंबाइन करके या उसका फ्यूजन करके एक नई शैली विकसित करी, जिसको फ्यूजन शैली बोलते हैं। और पंडित रविशंकर की और अन्नपूर्णा देवी की एक बेटी है अनुष्का शंकर, तो ये इस घराने से संबंधित हैं। उसके अलावा हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट घराना, जिस प्रकार तबला में पंजाब घराना है उसी प्रकार संगीत में पटियाला घराना है। पटियाला घराना मुख्य रूप से मियाँ कल्लू द्वारा फॉर्म किया गया और इसको पीक पे पहुंचाया जरनैल खान ने और फ़तेह अली खान ने। लेकिन इससे आने वाले सबसे बड़े संगीतकार में से एक बड़े गुलाम अली खान साहब। बड़े गुलाम अली खान साहब को मॉडर्न तानसेन भी बोला जाता है। इसके अलावा एक जयपुर अतरौली घराना है। जयपुर अतरौली घराना जो है उससे उस्ताद अल्लाह दिया खान ने संस्थापक हैं उसके, और उस्ताद अल्लाह दिया खान की एक बुक है माई लाइफ। इसके अलावा एक घराना जो महाराष्ट्र से संबंधित है, मुंबई के भिंडी बाज़ार से, भिंडी बाज़ार घराना, जिससे लता मंगेशकर और मन्ना डे आते हैं। उस घराने के संस्थापक 3 भाई थे, जिनमें से एक का नाम था छज्जू खान, दूसरे का नज़ीर खान और तीसरे का उस्ताद खादिम हुसैन खान। इसके अलावा एक घराना ग्वालियर घराना है, जो ख्याल शैली का सबसे बड़ा घराना और सबसे पुराना घराना है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना किसने फॉर्म किया था? उस्ताद नाथन पीर बख्श और हस्सू खान हद्दू खान। और आगरा घराना जो एक से आने वाले एकमात्र संगीतकार जो फेमस हैं वो है खुदा बख्श, जो इसके संस्थापक भी हैं। आइए अब घराने और हिंदुस्तानी संगीत को क्विक रिवीजन लेने के बाद हम बढ़ते हैं कर्नाटक संगीत की ओर। कर्नाटक संगीत यह साउथ इंडिया की एक शास्त्रीय संगीत शैली है, ये हम पढ़ चुके हैं कल क्लास में ही। कर्नाटक संगीत शब्द संस्कृत शब्द कर्नाटक संगीतम से लिया गया है। प्रारंभ में इसका प्रदर्शन मुख्य रूप से हिंदू मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों में के दौरान किया जाता था। बेसिकली जैसे हिंदुस्तानी म्यूजिक घरानों में परफॉर्म किया जाता है, इसी तरह ये हिंदू मंदिरों में परफॉर्म किए जाते थे। इसका आध्यात्मिकता और भक्ति से गहरा संबंध है। प्राचीन काल में या पहले के समय में माना यह जाता था जितने भी ग्रंथ हैं या साहित्य उसे माना जाता था, इसके थ्रू देवी देवताओं की चर्चा हो, तो इसका आध्यात्मिकता और भक्ति से गहरा संबंध है। अधिकांश गीत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित प्रार्थनाएं हैं। हिंदू देवी देवताओं में 2, एक विष्णु जी को, जो कर्नाटक और आंध्रा के लोग हैं वो ज़्यादातर विष्णु जी को समर्पित रचनाएं लिखी हैं उन्होंने। बाकी शिव जी को ऑल इंडिया ही वैसे, बाकी कुछ देवी रचनाएं भी हैं वो हम आगे देखेंगे। हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत का विभाजन क्यों हुआ है मैं कल क्लास में बता चुका हूँ, पर फिर भी 14वीं शताब्दी से पहले भारतीय शास्त्रीय संगीत मुख्यतः एक समान था। दोनों की प्रेरणा एक थी और वो थी वेद, जिससे सामवेद से।
12वीं शताब्दी के अंत से 13वीं शताब्दी की शुरुआत में मुस्लिम शासकों के आगमन और फारसी संस्कृति के प्रभाव के साथ एक बड़ा बदलाव आया। नई नई शैलियाँ विकसित हुई और इम्प्रोवाइजेशन हुआ उत्तर भारत के संगीत में, इसलिए एक तरह से डिफरेंस क्रिएट हो गया। हिंदुस्तानी संगीत पर प्रभाव। उत्तरी शैली हिंदुस्तानी संगीत ने फारसी और इस्लामी संगीत परंपराओं का प्रभाव ग्रहण किया। ठीक है। नए वाद्य यंत्रों जैसे सितार, तबला आदि का प्रयोग शुरू हुआ। इम्प्रोवाइजेशन, जिसका अर्थ है किसी राग के भीतर, नियमों के भीतर ही स्वतः सृजन करना। ख्याल जैसी नई गायन शैली का विकास हुआ। नई नई गायन शैलियों का विकास हुआ उत्तर भारत में, और इस प्रकार उत्तर भारत का म्यूजिक दक्षिण भारत म्यूजिक से चेंज हो गया। दक्कन की संस्कृति का स्थानांतरण। एक्चुअली हो क्या रहा था 13वीं शताब्दी के दौरान, अगर आप इतिहास जानते हैं तो दो चीज़ें हो रही थी। एक, साउथ इंडिया में एक बड़े हिंदू साम्राज्य का निर्माण हो रहा था जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। हालांकि इसके बगल में बहमनी साम्राज्य भी था जो एक मुस्लिम किंगडम था। और इसके अलावा एक चीज़ और हो रही थी कि मलिक जो खिलजी है, खिलजी है उसने अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण विजय पे भेजा। वहाँ पे हुआ ये कि जो महाराष्ट्र रीजन लगता है, जो आज का महाराष्ट्र है, वहाँ पे एक यादव शासक थे जिनका नाम था रामचंद्र। उनको हराकर मलिक काफूर ने यादव वंश का अंत कर दिया। मुस्लिम शासकों के आक्रमण के बाद देवगिरी, दौलताबाद की सांस्कृतिक और संगीत परंपराएं विजयनगर साम्राज्य में स्थानांतरित हो गईं। सन 1309 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने यादव शासक राजा रामचंद्र को हराकर देवगिरी के यादव वंश का अंत कर दिया। तो यहाँ जो म्यूजिशियन थे वो सब म्यूजिशियन मूव कर गए कर्नाटक की ओर, क्योंकि कर्नाटक में उनके लिए एक सेफ प्लेस था। और जो कर्नाटक के शासक थे उस समय के, उन्होंने इसे पैट्रोनाइज किया जितने भी म्यूजिशियन आ रहे थे। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने कर्नाटक संगीत को संरक्षण दिया, जिससे इस अवधि में इसका भरपूर विकास हुआ। विजयनगर साम्राज्य में फलने फूलने के कारण दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत व्यापक रूप से कर्नाटक संगीत के नाम से जाने जाने लगा, क्योंकि इन्होंने ही इसे पैट्रोनाइज किया, संरक्षण दिया, निवेश किया इसमें, तो इन्हीं के राज्य के नाम पे जाना जाने लगा। दक्षिण शैली कर्नाटक संगीत अपने धार्मिक भक्ति परंपरागत मूलों से अधिक निकटता से जुड़ी रही। अगर आप 13वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास के समय को देखेंगे, काल के समय को देखेंगे, तो उस समय जो 3-4 चीज़ें जो महत्वपूर्ण हो रही थी उसमें विजयनगर साम्राज्य का निर्माण, बहमनी वंश का निर्माण, खिलजी वंश, और 13वीं से 16वीं 17वीं शताब्दी तक भक्ति आंदोलन भी बहुत, भक्ति मूवमेंट भी काफ़ी आए। इसने हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा में रचनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें आप देखेंगे उत्तर भारत में कबीर, तुलसी, दादू दयाल, बाबा नानक। वहीं पे अगर आप बंगाल में देखेंगे तो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, जिनको अपना आराध्य या जिनसे संबंधित इस्कॉन अपने आप को संबंधित करता है। बाकी अगर आप असम में देखेंगे तो श्रीमंत शंकरदेव जो सत्रिया के रचनाकार भी हैं। और अगर आप साउथ में देखेंगे तो साउथ में भी कुछ नाम थे, जैसे कि मध्य महाराष्ट्र में देखेंगे तो एकनाथ जी, रामदास जी, तुकाराम जी, इन सब ने रचनाएं की हैं और इन सब ने अपने अपने आराध्य देवताओं के लिए रचना की हैं, तो वो आपको देखने को मिलती हैं। शब्दावली हिंदुस्तानी और कर्नाटक शब्द पहली बार 14वीं शताब्दी के एक ग्रंथ में दिखाई दिए। 16वीं और 17वीं शताब्दी तक कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत स्पष्ट रूप से भिन्न हो गए। हुआ ये कि कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत में एक ने रूट को पकड़ा, कर्नाटक संगीत रूट पे वर्क करता रहा, वहीं हिंदुस्तानी संगीत ने अडॉप्टेशन किया पर्शियन एंड इस्लामिक कल्चर का, उसके कारण ये भिन्न हो गए।
इतना डिफरेंस क्रिएट हो गया कि इनको भिन्न भिन्न नाम देने ही पड़े आपको। बाद में अंग्रेज़ों ने कर्नेटिक नाम को लोकप्रिय बनाया, जहाँ कर्नेटिक म्यूजिक अधिकतर डिवाइन रहा, वहीं हिंदुस्तानी म्यूजिक मोर इंटरटेनमेंट पे फोकस हो गया। संगीत के पितामह एवं त्रिमूर्ति, यहाँ बेसिकली लिखना ये चाहिए था कर्नेटिक संगीत के पितामह एवं त्रिमूर्ति। संत पुरंदरदास। संत पुरंदरदास एक व्यापारी थे। इनका ओरिजिनल नेम वैसे तो श्री निवास नायक था। एक व्यापारी थे ये। तो ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने व्यापार छोड़ के भक्ति ज्वाइन कर लिया। तो ये एक संत के संपर्क में आते हैं, संत व्यासराज। उनके संपर्क में आके उनसे इतना प्रभावित हो गए ये कि इन्होंने व्यापार छोड़ दिया और भक्ति मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। संत पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इसे सीखने के लिए बुनियादी पाठ और व्यवस्थित विधियां बनाई, और इन्हें इसलिए भी पितामह बोला जाता है क्योंकि इन्होंने 4,75,000 से अधिक रचनाएं की, संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी, यानी वहाँ की जो मूल भाषा है कर्नाटक की, जिसमें से आज 1000 रचनाएं ही प्राप्त होती हैं, उतनी ही संरक्षित हैं, बाकी ख़त्म हो गई। और इन्होंने एक भक्ति मूवमेंट लीड किया था, जैसे मैं बता रहा था आपको कि उत्तर में कबीर, इसी प्रकार इन्होंने एक भक्ति मूवमेंट लीड किया जिसका नाम हरिदास है। माधवदास, हरिदास, ऐसे कई भक्ति मूवमेंट आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, ये मेल त्रिमूर्ति है, मेल ट्रिनिटी, जिसमें त्यागराज, श्यामा शास्त्री, मुत्तुस्वामी दीक्षित नहीं दीक्षितार। तो इनको आप MTS से याद रख सकते हैं, मुत्तुस्वामी, त्यागराज एंड श्यामा शास्त्री। जो त्यागराज जी जो हैं, इन तीनों ने भी काम किया है, जिसमें श्यामा शास्त्री सबसे ओल्ड हैं। ठीक है, त्यागराज जी जो हैं वो भगवान राम जी के अनन्य भक्त हैं, महान भक्त हैं। इन्होंने एक रचना लिखी है, एक रचना की हुई है, पंचरत्न। ठीक है, श्यामा शास्त्री जी जो हैं ये अर्चक हैं। अर्चक बोलते हैं जो मंदिर में पुजारी होते हैं, उन्हें अर्चक बोला जाता है। तो अर्चक हैं, और किस मंदिर के अर्चक हैं? देवी कामाक्षी के। कामाक्षी, ठीक है। मुत्तुस्वामी दीक्षितार, इन्होंने भी देवी देवताओं पर रचना की है। ठीक है, तो यहाँ कवर होता है। ये मेल ट्रिनिटी की फ़ोटो है। महिला त्रिमूर्ति में अगर आप देखें तो DK पट्टमल, ML वसंत कुमारी एंड MS सुब्बुलक्ष्मी, इन तीनों का ही योगदान है, तीनों ने ही साथ में काम किया है। किंतु MS सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की क्वीन कही जाती हैं, क्वीन ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। ऐसा क्यों बोला जाता है, वो इनकी उपलब्धियों को देख के ही पता लग जाएगा आपको। इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था 1998 में, और ऐसा मतलब भारत रत्न प्राप्त करने वाली ये पहली संगीतकार हैं, पहली भारतीय संगीतकार, फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। इसके बाद कई लोगों को प्राप्त हुआ है, लेकिन इनसे पहले किसी म्यूजिशियन को भारत रत्न प्राप्त नहीं था। इसके अलावा इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त है। रमन मैग्सेसे किस सरकार द्वारा दिया जाता है, किस देश की सरकार के द्वारा, मतलब किस देश द्वारा दिया जाता है, आप इसको कमेंट में करेंगे, रिप्लाई करूँगा मैं। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा इन्हें फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन है ये,
जिन्होंने यूएन महासभा में परफॉर्म किया है। यूएन में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय म्यूजिशियन हैं ये तीनों हैं, एमएल वसंत कुमारी और एमएस सुब्बुलक्ष्मी। सिद्धांतकार और मेलकर्ता प्रणाली। मेलकर्ता प्रणाली होती क्या है? बेसिकली कर्नाटक संगीत में 72 रागों को मूल राग माना गया है। 72 ऐसे राग हैं जिन्हें मूल राग कंसीडर किया गया है। हिंदुस्तानी स्टाइल में 6 मूल राग कंसीडर किए गए हैं, जबकि कर्नाटक संगीत में 72 मूल राग कंसीडर किए गए हैं। वेंकट मखी को कर्नाटक संगीत का महान सिद्धांतकार माना जाता है। तो 17वीं शताब्दी में इन्होंने मेलकर्ता प्रणाली बनाई, जो दक्षिण भारतीय संगीत में सभी संभावित रागों को व्यवस्थित और वर्गीकृत करने का एक तरीका है क्या? जो ये मूल राग हैं इनको थाट बोला जाता है, और जो इनसे डिराइव्ड हैं उनको जन्य बोला जाता है। इनसे ही उत्पत्ति हुई है इनकी, मूल राग से। ठीक है। और वर्गीकृत कैसे किया गया? इसको क्लासिफाई किया गया 2 तरीके से। एक को बोलते हैं आरोहणम, और दूसरे को बोलते हैं अवरोहणम। ये राग की असेंडिंग स्केल और डिसेंडिंग स्केल के आधार पे है। जो असेंडिंग स्केल है उसको आरोहणम बोलते हैं, और जो डिसेंडिंग स्केल है उसको अवरोहणम बोलते हैं। इसको आप मैथ के आरोही अवरोही क्रम से समझ सकते हैं कि जो असेंडिंग है वो अवरोही है, और जो डिसेंडिंग है जो डिसेंडिंग है वो अवरोही है, जो असेंडिंग है वो आरोही है। ये टर्म है, इनका मैं कुछ कर नहीं सकता, तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। मेलकर्ता प्रणाली में 72 मूल राग शामिल हैं, और इन मूल राग को क्या कहते थे? थाट कहते थे। आज 72 मेलकर्ता राग कर्नाटक संगीत को सीखने, रचना करने और प्रदर्शन करने के लिए एक संदर्भ के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कर्नाटक संगीत की रचनाएं, आप संगीत की रचनाओं में देखेंगे गीतम, वर्णम, स्वर जाति, कृति, राग मल्लिका। तो गीतम क्या है? संगीत की सबसे सरल रचना है। जैसे आप बायोलॉजी में देखते हैं कि एक कोश की जीव सबसे सरल रचना होती है, उसी प्रकार ये गीतम संगीत की सबसे सरल रचना है कर्नाटक संगीत की। इसमें साहित्य बोल के साथ एक साधारण छोटी लय होती है, और ये सीखने वालों को राग और ताल से परिचित कराती है। इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्णम है, एक अत्यधिक कुशलता वाली और सुनिश्चित रचना है जो राग के मुख्य तत्वों को प्रदर्शित करती है, और इसका प्रदर्शन आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में किया जाता है। तो वर्णम का प्रदर्शन आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में किया जाता है। स्वर जाति क्या होती है? एक भक्तिपरक संरचित रचना है जो वर्णम से थोड़ी अधिक जटिल होती है। इसका उपयोग लय, ताल और अभिव्यक्ति का अभ्यास करने के लिए किया जाता है। कृति के 5 भाग भी होते हैं। कर्नाटक संगीत की सबसे सामान्य और लोकप्रिय रचना कृति है। यह एक भक्तिपरक रचना है जो भगवान के प्रति समर्पण को व्यक्त करती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा गीतम, वर्णम, उसके बाद स्वर जाति, फिर कृति। गीतम सबसे सरल है, फिर उसके बाद आपने वर्णम पढ़ा, उसमें लय ताल बताते हैं, और उसके बाद आपने पढ़ा स्वर जाति। ठीक है। अब कृति के 5 भाग। इसका प्रदर्शन आमतौर पर अकेले किया जाता है। एक व्यक्तिगत प्रस्तुति होती है, खुद अकेले करेंगे आप कृति, क्योंकि ये ईश्वर को समर्पित है। पल्लवी अनुपल्लवी। कृति के 5 भाग होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी, चरणम, उसके बाद तिल्लाना, फिर राग मालिका। पल्लवी क्या है? पल्लवी मेन थीम को डिफाइन करती है। यह गीत का प्रारंभिक मुख्य भाग या विषय वस्तु होती है, आमतौर पर 1-2 पंक्तियाँ, और इन्हीं 1-2 पंक्तियों को बार बार दोहराया जाता है
आप किसी गाने में भी कुछ ऐसे लाइंस होती हैं जिनको आप बार बार दोहराते हो, उनमें मेन थीम होती है, उसे पल्लवी बोलते हैं। अनुपल्लवी यह दूसरा खंड होता है और ये कनेक्टिंग वर्स होता है पल्लवी और चरणम के बीच। यह आमतौर पर चरणम से छोटा होता है, चरणम सबसे बड़ा होता है। यह अंतिम खंड है, चरणम चरणम अंतिम खंड है। यह अंतिम खंड है जिसमें अक्सर रचना का मुख्य संदेश होता है। यह सबसे बड़ा लंबा भाग होता है, कुछ कृतियों में अतिरिक्त भाग होता है। सबसे पहले क्या था, पल्लवी। ये कृति में सबसे पहले क्या है, पल्लवी, उसके बाद क्या है अनुपल्लवी, फिर चरणम। पल्लवी 1-2 लाइन का होता है, बार बार उसे आप रिसाइट करते हो, जबकि अनुपल्लवी है उसके बाद है, उससे छोटी है, मतलब चरणम से छोटी है, उसके बीच में कनेक्टिंग वर्स के रूप में काम करती है। और चरणम में आप जो मेन कंक्लूजन होता है वो बताते हो। जैसे पल्लवी में आप मेन थीम बताते हो, वैसे चरणम में मेन कंक्लूजन बताते हो आप। और ये सबसे बड़ा होता है। तिल्लाना को कई डांस फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है। ये एक लयबद्ध जीवंत और छोटी रचना है। आप साउथ इंडिया के क्लासिकल डांस में तिल्लाना परफॉर्म होते देखोगे। इसका प्रदर्शन अक्सर कार्यक्रम के अंत में किया जाता है और नृत्य के साथ लोकप्रिय है। ठीक। राग मल्लिका, ये कई रागों का मिश्रण है, इसमें कई राग प्रयोग किए जाते हैं। यह एक भक्तिपरक रचना है जिसमें कई रागों को प्रयोग किया जाता है। यह मूल राग में समाप्त होती है, इसलिए इसे रागों की माला कहा जाता है। कर्नाटक संगीत के प्रमुख वाद्य यंत्र। अब हमारी नेक्स्ट क्लास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की होगी, बट हम यहाँ कर्नाटक संगीत से जुड़े कुछ वाद्य यंत्रों पर बात कर लेते हैं। पहला मृदंगम एक तबले जैसा ही होता है, बट इसमें थोड़ा भिन्न है। इसे कर्नाटक संगीत में ताल का आधार माना जाता है। वीणा सबसे पुरानी है। आप इसे देवी देवताओं के चित्रों में भी देख सकते हैं। आप देवी सरस्वती और नारद जी के चित्र में तो देख ही चुके हैं। आपने अगर पुरानी मूर्तियाँ देखी हों तो आपको गणेश जी के मूर्तियों में भी वीणा बजाते मिलेंगे गणेश जी। आपको रावण भी वीणा बजाते तस्वीरों में मिल जाएगा। और इसके अलावा एक गुप्त साम्राज्य से आने वाले समुद्रगुप्त ने भी वीणा बजाई है, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। और एक मुग़ल बादशाह ने भी वीणा बजाई है। वो वीणा बजाने वाले मुग़ल बादशाह का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कर्नाटक संगीत के सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्रों में से एक माना जाता है वीणा को। वायलिन वैसे तो ये वेस्टर्न कल्चर का है, बट ये साउथ इंडिया के म्यूजिक में पूरी तरह शामिल कर लिया गया, क्योंकि साउथ इंडिया के कई आर्टिस्ट को, म्यूजिशियंस को आप वायलिन बजाते देखेंगे, जिसमें गोपाल जी हैं या वीपी जोग जी हैं। इन सबको आप साउथ इंडिया से कंसीडर करेंगे। आप नेक्स्ट क्लास में आप इसे देखेंगे। बांसुरी, इसे कर्नाटक शैली में बजाया जाता है। यह एक लोकप्रिय मधुर वाद्य है। बांसुरी से संबंधित एक वेणु भी होती है जो कर्नाटक संगीत में संबंधित है। घटम, यह मिट्टी का बना मुख्य वाद्य है। घटम घड़े जैसा ही होता है, जिससे ताल दिया जाता है। ठीक है। कंजीरा एक छोटा फ्रेम ड्रम है जिसका उपयोग लयबद्ध संगत के लिए किया जाता है। मौसिंग, ये मुख से बजाया जाता है, मुंह में रखकर बजाया जाता है। इससे ताल जैसी ध्वनि निकलती है। आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। बेसिकली 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। 5वीं प्रकार का भी होता है वो, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक है, उसे सांस्कृतिक में कंसीडर नहीं किया जाता, बट है तो वो भी वाद्य यंत्र ही। वेणु, यह दक्षिण भारतीय बांसुरी है जो कर्नाटक संगीत की रागदारी में प्रमुखता से बजाई जाती है, जिसकी बात मैं कर रहा था जब मैंने बांसुरी की बात की थी। कर्नाटक संगीत के विशेष तथ्य। हिंदुस्तानी संगीत के विपरीत कर्नाटक संगीत में घरानों की परंपरा नहीं है। हमने देखा था जब हिंदुस्तानी संगीत हम कवर कर रहे थे कि कितने सारे घराने हमने कवर किए। वहीं कर्नाटक संगीत में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसके विपरीत यहाँ पे सब मंदिरों में या देवी देवताओं की स्तुति में परफॉर्म किया जाता है। दक्षिण भारत के सभी शास्त्रीय नृत्य कर्नाटक संगीत पे किए जाते हैं। जिस प्रकार हिंदुस्तानी इस शैली आपको देखने को मिली कथक में, उसी प्रकार दक्षिण भारत के सभी शास्त्रीय नृत्य, जिसमें आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे,
नेक्स्ट जो आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत से एक तमिलनाडु से भरतनाट्यम, और 2 कथकली और मोहिनीअट्टम केरल से, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ये सभी क्लासिकल डांस कर्नाटिक म्यूजिक में परफॉर्म किए जाते हैं। वहीं हिंदुस्तानी म्यूजिक में परफॉर्म किया जाने वाला एकमात्र क्लासिकल डांस कथक है। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की रानी। ये वैसे तो मैं ट्रिनिटी जब पढ़ा रहा था तो मैंने बता दिया है, लेकिन यहाँ भी आप देख लें, कर्नाटक संगीत की रानी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। उपाधि, इन्हें कर्नाटक संगीत की रानी की उपाधि दी जाती है। क्यों दी गई है? क्योंकि इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है 1998 में, और ये ऐसा करने वाली पहली संगीतकार हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1974 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह पहली भारतीय संगीतकार भी थी। अन्य सम्मान उन्हें 1954 में पद्म भूषण और 1975 में पद्म विभूषण, यानी तीनों हाईएस्ट अवार्ड इन्हें प्राप्त हैं इंडिया के, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली वो पहली भारतीय संगीतकार थीं जिन्होंने 1966 में किया। ये एम.एस. सुब्बलक्ष्मी का चित्र है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो और आप लोग ने हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक दोनों ही कवर किए हों। अगर ये क्लास ने आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाभ प्रदान किया हो, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको किसी और टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं आप। इसके लिए आप हमारे जो अदर सोशल मीडिया हैंडल हैं लाइक टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, उनसे जुड़ सकते हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी आप अपना बेहद ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और क्योंकि ये फेस्टिव सीज़न है तो अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू।